इकाई, उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो बोलेंगे कि ओम होता है। और प्रतिरोध को जो है रिप्रेजेंट करने का काम करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है कैपिटल आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। देखिए ये जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बनता है किस पे? तो फार्मूला पे बनता है C/100 बराबर है F-32/180। इसी से आप सेल्सियस में जो दिया होगा उसका मान पुट कर देंगे और या तो फ़ारेनहाइट में दिया होगा उसका मान पुट करके यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न का डायरेक्ट आप सॉल्व किए हुए आंसर नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? बच्चों किलोवाट आवर जो है ना ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किलोवाट आवर KWH, KWH ये बच्चों जन किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। अब हम बात करते हैं एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको पढ़ाया भी है चैप्टर में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसी को व्यावसायिक रूप में इसका इकाई पूछा जाए, देखिए नॉर्मली आपसे साधारण रूप से यदि पूछा जाए ऊर्जा का एसआई मात्रक तो जूल होता है, लेकिन व्यावसायिक रूप में पूछा जाए, व्यवसायिक के उद्देश्य से पूछा जाए तो उसका जो है ना एसआई मात्रक इकाई हो जाएगा किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताप के मापने की इकाई है सेल्सियस। ताप के मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस। ताप मापने की इकाई सेल्सियस या सेंटीग्रेड है। इसे के सी से प्रदर्शित करते हैं। मूल रूप से पानी हिमांक, पानी कितने डिग्री पे जमता है बच्चों? तो पानी जो है ना 0 डिग्री पे क्या होता है? हिमांक हो जाता है और 100 डिग्री पे क्वथनांक हो जाता है। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो 0 डिग्री पे वो क्या हो जाता है? फ्रीजिंग हो जाता है और जो है ना 100 डिग्री पे वो क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से सदिश राशि है। आप अच्छे तरह से जानते हैं, आपको मैंने ट्रिक भी बताया है। सदिश का वेग, संवेग, आवेग, बल, बल आघूर्ण, त्वरण, ये सारे जो है बच्चों ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। और जो है ना बाकी जितना भी है क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो वेग इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो वेग हो जाएगा। संवेग भी देता तो संवेग भी हो जाता, आवेग होता है तो आवेग भी हो जाता है, बल होता है तो बल भी हो जाता है, बल आघूर्ण होता है तो बल आघूर्ण हो जाता है, और साथ ही साथ यदि त्वरण होता तो त्वरण भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आपको मैंने लिखाया है, आपको नोट्स भी मिला है, उसमें लिखा हुआ है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। बच्चों इस तरह का जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये आपकी रिवीजन के लिए बनाता हूँ। आपने पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स है, आपने रिटर्न भी किया है, आपने नोट्स भी बनाया है, फिर भी मैं इसको रिवीजन करवाने के उद्देश्य से मैं इस तरह के वीडियो लाता हूँ। इसलिए जो है ना ऐसे आप करें तो या तो आपके पास नोट है ये है, आप वीडियो लगा के छोड़ दो और सुनने की कोशिश करें दिमाग शांत करके। एक तो आपने नोट किया है, उसके बाद आपने उसको पढ़ा भी है, बस मैं उसको जो है ना हैबिट में लाना चाह रहा हूँ ताकि आपका कंटिन्यू रिवीजन रहेगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा और साथ ही साथ आपके माइंड से नहीं निकलेगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्न में से फिर वही सदिश राशि पूछा गया बच्चों, आप अच्छे से याद करें। मैंने अभी जस्ट रिवीजन किया था, इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था और जो भी मैं प्रश्न अभी आपके पास ला रहा हूँ, जो भी प्रश्न का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों, ये सारे प्रश्न अब तक कितने बार रिपीट किया जा चुका है डिफरेंट एग्जामों में, इसलिए आप ऐसे प्रश्न को ध्यान से सुने। फिर पूछा सदिश राशि के बारे में, तो मैंने अभी जस्ट बताया था वेग, आवेग, संवेग
और बल, बल आघूर्ण, और साथ ही साथ उसके साथ क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, वेलोसिटी बताया। इसके साथ साथ जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार पूछा है, किसका इकाई पूछा है, आपको ये सुनना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी का, किसका पूछा है, रेडियो एक्टिविटी का पूछा है। तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई यहाँ पे क्या होगा, वेक्यूवे रेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वेक्यूवे रेल हो जाएगा। तो यदि आपको रेडियो एक्टिविटी की इकाई पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्यूवे रेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक फेम्टोमीटर तुल्य है, मतलब एक फेम्टोमीटर तुल्य है, या हम बोले एक फेम्टोमीटर बराबर है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -5 मीटर। एक फेम्टोमीटर होता है इसके बराबर 10 के पावर -5 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। बच्चों जब मैं क्लास में इस तरह का जो है ना प्रश्न मैं लेके आऊँगा, आपको बोर्ड पे बताऊँगा। जब भी आपको पूछा, यदि जो है ना सेल्सियस का वैल्यू दे दे या फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दे और पूछा जाए किसके बराबर है, तो ऐसे प्रश्न को आप बिना सोल्व किए आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश ना करें, इसलिए ऐसे प्रश्न को मैं राउंड कर देता हूं और मैं आपको क्लास में बोर्ड पे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई बताइए, दाब की इकाई क्या है। तो बच्चों सबसे पहले दाब का परिभाषा क्या होता है, दाब का डिफिनेशन, किसी तत्व के प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही तो हम लंबवत बल को ही तो क्या कहते हैं बच्चों, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का जो है ना प्रेशर बराबर होता है P = F/A। क्या कहते हैं, प्रेशर बराबर दाब बराबर होता है बल बटे एरिया, बल बटे एरिया। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं P = F/A, P = F/A। बच्चों यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो प्रेशर की इकाई पूछा गया है। क्या पूछा गया, प्रेशर की इकाई पूछा गया है। तो प्रेशर की इकाई पूछा गया है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रेशर की इकाई जब पूछा जाए तो उसका होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है बच्चा, वाट। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर आ गया इस तरह के प्रश्न, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। मैं ऐसे प्रश्न को, ठीक है, जैसे ही क्लास खुलेगी मैं आपको क्या करवाऊंगा, बोर्ड पे ऐसे प्रश्न को कम से कम मैं 50 ऐसे प्रश्न करवाऊंगा, और ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, मैं इसको राउंड करते जा रहा हूँ। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। अच्छा, तरंग वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति बटे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति बटे तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम इकाई है, आपने पढ़ रखा है। एंगस्ट्रम इकाई है किसका, तरंग दैर्घ्य का। इंग्लिश में बात करें तो वेवलेंथ का, किसका बच्चों, वेवलेंथ का। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा किस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो बच्चों रेड का जो है ना तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा जब पूछा जाए कि लाल का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो आप बोलते होंगे लास्ट में एंगस्ट्रम। तो इसकी इकाई एंगस्ट्रम इकाई होती है किसकी, वेवलेंथ की। एंगस्ट्रम किसकी इकाई होती है, वेवलेंथ की इकाई होती है बच्चों। किसकी इकाई होती है, वेवलेंथ की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कार्यवर्ग की एसआई इकाई है। कुछ प्रश्न तो आपके पास ऐसे मिलेंगे आपको लगेगा यार क्या पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसको हल्का में न ले। कभी कभी जो चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रहता है वही आपके साथ क्या करता है, धोखा दे देता है। इसलिए ये दिमाग में रखना चाहिए, रिवीजन करते रहे। जो प्रश्न आपको आ रहा है उसका भी रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, ताकि वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आसान पूछा है, वर्ग की एसआई
इकाई क्या है, मतलब एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई तो जूल होता है, वर्ग का क्या होता है, जूल होता है। यदि हम बात करें सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, क्या होता है, अर्घ होता है। मैंने क्लास में बताया भी है, आप जो है ना फिजिक्स जब भी जो चैप्टर का आप रिवीजन करें, जिस सब्जेक्ट का आप रिवीजन करें उसका नोट्स जरूर रखें रिवीजन करने वक्त। जैसे मैं अभी वीडियो में बोल रहा हूँ तो आप लगा के छोड़ दे, उसको सुने, तो आपके पास आप अपने पास नोट्स रखें, ताकि जो मैं बोलूँ तो आपको जो है ना यकीन हो सर ने ये चीज़ ना कवर करवाया है। और आप यदि आंख से वहाँ देख भी लेंगे ना तो और आपके माइंड में बैठेगा तुरंत। मतलब जैसे पहला चैप्टर तो पहला चैप्टर निकाल लेंगे, दूसरा चैप्टर निकाल लेंगे, एक नज़र से देख लेंगे। तो कार्य का ऐसा इकाई क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का ऐसा इकाई क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, F इक्वल टू एस। डिस्प्ले विस्थापन को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन, हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो आज कार्य का ऐसा इकाई क्या हो गया बच्चों, जूल। और इसका क्या कहता है, फॉर्मूला पूछे तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अच्छा, एसआई पद्धति में एसआई मात्रक होता है क्या, जूल। लेकिन आपको पूछ दिया जाए सीजीएस पद्धति में बच्चों, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, या अर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अर्घ हो जाएगा, या डाइन सेंटीमीटर, या डाइन सेंटीमीटर बच्चों, क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति की बात कर रहा हूं मैं। सीजीएस पद्धति में यदि वर्ग का कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा जाए तब हो जाएगा इसका अर्घ, या इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक जड़त्व का मापन है। तो बच्चों जड़त्व का मापन क्या है, द्रव्यमान। जड़त्व का मापन क्या है, द्रव्यमान। जड़त्व का मापन क्या है, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक भार की इकाई नहीं है। बच्चों पाउंड भार की इकाई है, किलोग्राम भार की इकाई है, ग्राम भार की इकाई है, लेकिन डाइन ये इकाई नहीं। अभी आप तुरंत आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर। तो कारण निम्न में से भार की इकाई मतलब भार की मात्रक पाउंड हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, लेकिन डाइन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ल्यूमेन इकाई है, बताइए। ज्योति फ्लक्स की मैंने करवाया है बहुत बार, इसको जो मैंने रिपीट भी करवाया है, आपके नोट्स में भी है। तो ल्यूमेन इकाई है किसका, ज्योति फ्लक्स की। ल्यूमेन इकाई है किसका, ज्योति फ्लक्स की। ल्यूमेन इकाई है किसका, ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिर वही वाला प्रश्न पूछा है, एक तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं। तो ये बिना सोल्व किए हम आंसर नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग एक समान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए बढ़िया से प्रश्न को, मैं प्रश्न समझा रहा हूँ। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर मतलब C और F कौन से रीडिंग पे समान होता है, मतलब सेंटीग्रेड का मान और फ़ारेनहाइट का मान किस रीडिंग पे या किस ताप पे दोनों समान होता है। तो 212 पे क्या होता है, समान होता है। किस पे, 212 पे क्या होता है, समान होता है। सेल्सियस भी, सेंटीग्रेड भी और क्या, फ़ारेनहाइट भी। तो 212 याद रखिएगा, दोनों इक्वल होता है। से किस पे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का जो रीडिंग किस ताप पे, तो 212 पे क्या होता है, समान होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी होती है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, अभी मैंने तुरंत रिपीट किया था, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें बच्चों, ध्यान रखिएगा, कहेगा कि जन्म प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की इकाई, लेकिन कह दे सबसे बड़ी इकाई, तो पार्सेक। सबसे बड़ी इकाई को दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई
पार्सेक होता है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं कहा जाए, डायरेक्ट कहा जाए कि प्रकाश क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहा जाए आपको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी की क्या इकाई है। तो सबसे बड़ी इकाई तो पार्सेक दूरी मापने का, और सबसे छोटी की तो बात में प्रकाश वर्ष। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26। अभी मैंने बताया था एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अब एक पार्सेक, अभी आपने पार्सेक देखा क्योंकि जन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक। तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 पार्सेक। ये 3.26 पार्सेक, ठीक है। इसी को यदि आप मीटर में बात करें तो 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। इसी को यदि मीटर में बात करें, देखिए एक पार्सेक आपने क्या सीखा, एक पार्सेक बराबर 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष। अच्छा, प्रकाश वर्ष में ना पूछा जाए, मीटर में पूछा जाए। प्रकाश वर्ष में आपसे ना पूछ के किस में पूछ दिया, मीटर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 3.08 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 16 मीटर। मीटर में पूछा जाए तो आप ये बता दीजिएगा। यदि आपको जो प्रकाश वर्ष में पूछा जाए कि एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष है। यदि प्रकाश वर्ष में ना पूछ के पूछा जाए कि एक पार्सेक बराबर कितना मीटर, तो बच्चों वहीं पर क्या बोलेंगे, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। सेकंड समय मापने की इकाई है। समय मापने की इकाई को किससे मापते हैं, सेकंड में। तो अभी आपने क्या सीखा, तो क्या कहते हैं, दूरी मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, पार्सेक। तो एक पार्सेक बराबर मैंने पूछा, यदि एक पार्सेक बराबर पूछा है प्रकाश वर्ष में तो 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि प्रकाश वर्ष में ना पूछ के आपसे पूछा जाए किस में, आपसे पूछा जाए बच्चों किस में, तो मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर में पूछेंगे तो 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तापक्रम की एसआई इकाई। अब टेम्परेचर की एसआई इकाई पूछ दिया है, तो इसका क्या होता है बच्चों, तापक्रम की एसआई इकाई क्या होता है, तापक्रम की एसआई इकाई होता है केल्विन। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट ताप मापने के अन्य इकाई है। सेल्सियस से भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट से, लेकिन ये अन्य इकाई है। मुख्य रूप से तापक्रम की एसआई इकाई जब पूछा जाए तो केल्विन को टिक कीजिएगा, न कि क्या कहते हैं, सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को टिक नहीं करना है आपको। टिक किसका करना, टिक किसको करना है, तो टिक करना है आपको किसको, केल्विन को। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, मैंने पहले भी रिपीट किया है। निम्नलिखित किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, बच्चों 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है 1 जूल प्रति कूलम की। तापक्रम की एसआई इकाई, अभी जस्ट फिर रिपीट कर दिया यही प्रश्न। फिर टेम्परेचर की एसआई इकाई पूछा, तापमान की एसआई क्या पूछा है, तो मैंने अभी बताया केल्विन को आपको टिक करना है। जब आपको तापमान की इकाई पूछा जाए तो आपको जन किसको टिक करना है, केल्विन को, न कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को नहीं, वो भी इकाई है, लेकिन जो है मुख्य जो है ना ये क्या होता है, इसका केल्विन होता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बच्चों गति का अध्ययन मतलब गति, मोशन का स्टडी क्या कहलाता है, तो काइनेटिक्स। मोशन का स्टडी क्या कहलाता है, काइनेटिक्स। या गति के अध्ययन को क्या कहते हैं, गति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, काइनेटिक्स कहा जाता है। गति के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, काइनेटिक्स कहा जाता है। गति के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव बच्चों ने प्लांक ने दिया था, प्लांक साहब ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव मैक्स प्लांक, इसका पूरा नाम क्या था, मैक्स प्लांक। जब बात करें आपसे क्वांटम सिद्धांत की बात, तो इसको प्रतिपादित किया था प्लांक साहब ने। कब किया था सर, दोबारा 1900 ईस्वी में दिया गया था। सिद्धांत परमाणु और परमाणु ऊर्जा स्तर पे व्यवहार और प्रकृति का व्याख्या करता है। ये क्या कहते हैं, सिद्धांत, परमाणु के सिद्धांत को भी व्याख्या करने का काम करता है। ये कौन सा प्लांक, ये जो क्वांटम सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाए क्वांटम सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बोलेंगे मैक्स प्लांक। और कब दिया था, तो 1900 ईस्वी में दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है डैश कहलाता है। बच्चों मैंने अभी देखिए 12वां टेम्परेचर तापमान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी मैंने एक प्रश्न बताया कि तापमान की इकाई क्या होता है, तो मैंने बोला केल्विन बोलने के लिए, केल्विन टिक करने के लिए सेल्सियस भी हो सकता है और जो है फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। लेकिन पूछा जाए कि वह यंत्र, वह डिवाइस जिससे अत्यधिक हाई टेम्परेचर को हम क्या करें, मेजर करें, हाई टेम्परेचर को मापें। तो बच्चों हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए बहुत अत्यधिक तापमान को, अत्यधिक तापक्रम को मापना है, अत्यधिक तापक्रम को मापना है तो बच्चों अत्यधिक तापक्रम को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का। तो आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, केल्विन से, लेकिन अत्यधिक तापक्रम को मेजर करना है, अत्यधिक तापक्रम को मापना है बच्चों। तो अत्यधिक तापक्रम को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह थर्मामीटर का एक प्रकार है, ये भी एक क्या है, थर्मामीटर का एक प्रकार है। लक्स की इकाई क्या है, लक्स किस इसकी लक्स किसकी इकाई, प्रदीप्ति का, प्रदीप्ति का, किसका, प्रदीप्ति का। लक्स इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रदीप्ति इसको क्या होता है, इल्यूमिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको इल्यूमिनेशन, इसकी इकाई है। तो लक्स की इकाई प्रदीप्ति, लक्स की इकाई प्रदीप्ति, लक्स की इकाई प्रदीप्ति, लक्स की इकाई क्या हो जाएगा बच्चों, प्रदीप्ति। यह प्रति इकाई क्षेत्र के चमकदार प्रवाह को मापता है। लक्स की इकाई क्या हो गया, प्रदीप्ति, इंग्लिश में इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन होता है बच्चों। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। डायनेमो में क्या परिवर्तित करता है, देखिए जितना भी मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई बहाना नहीं होता है। आप यदि अच्छे से पढ़ाई की, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपने नोट्स को पढ़ा है, आपने शिक्षकों का बातों को अच्छी तरह से समझा है, सुना है, तो बच्चों आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। टीचर की ये उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चों से एक भी प्रश्न ना छूटे, सारे प्रश्न को कवर करें, ठीक है। तब तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। जिस समय सोने का समय होता है उस समय जन जग के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको जो है ना इस फेस्टिवल में, ठीक है, फेस्टिवल में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पर्व नहीं मनाना है, ठीक है, शाम में थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा, ठीक है, पटाखे वगैरह जो छुरछुरी वगैरह छोड़ लीजिएगा, लेकिन भर दिन पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियोस यदि आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि फिजिक्स का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है, क्योंकि मैं जो भी करवा रहा हूँ आपको जो बिल्कुल मैं आपको पूछा हुआ ही प्रश्न करवा रहा हूँ, जो एग्जामिनर ने बार बार प्रश्न बनाया है, बार बार इसको रिपीट करता है। तो इसलिए अच्छे से सुनिएगा और पूरे दिन पढ़ाई कीजिएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो थोड़ा सा उपकरण के बारे में जानते हैं। उपकरण भी फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। जिस टॉपिक से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रश्न को मैं उसी को कवर करता हूँ। यहाँ पे क्या है, डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है, तो डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रमुख उपकरण की बात करते हैं, डायनेमो की बात करें तो डायनेमो किसको परिवर्तित करने का काम करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में क्या परिवर्तित होता है, तो डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो जो परिवर्तित करने का काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित करने का काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का
कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो पूछा जाए कि डायनेमो करता है क्या, तो डायनेमो सामान्यतः विद्युत जनरेटर को कहा जाता है। देखिए डायनेमो किसको कहते हैं, विद्युत जनरेटर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। विद्युत जनरेटर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। ये रियल में काम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। तो बच्चों या तो आपको डायनेमो पूछ कहे या तो विद्युत जनरेटर कहे, दोनों विद्युत डायनेमो को ही तो क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर। डायरेक्ट दे दिया डायनेमो, आप खुद रट्टा मार के गया कि डायनेमो किसको, डायनेमो कार्य क्या करता है, डायनेमो ने दे दिया विद्युत जनरेटर। इसलिए इसका जो है ना दूसरा जो उपनाम होता है उसको भी आपको जानने की जरूरत होता है। तो या तो आपको डायनेमो दे दिया, डायनेमो की जगह पे या तो दे दिया आपको विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर को कहा जाता है डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यह क्या करता है, डायनेमो, समझ में आई गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है। देखो जब विभवांतर की बात करें, किसको, विभवांतर को मेजर की बात करता है, तो विभवांतर को मापा जाता है वोल्टमीटर से। किससे मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है वोल्टमीटर से। विभवांतर को मापा जाता है बच्चों किससे, किस यंत्र से मापा जाता है, तो विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। किसे मापा जाता है, वोल्टमीटर से मापा जाता है। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है, विद्युत मोटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, देखिए यहाँ पे इसी मैंने उपकरण में इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं करना, बात को समझिएगा। अभी मैंने बताया डायनेमो को क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर। अब आया विद्युत मोटर। इससे पहले आपने क्या सीखा, विद्युत जनरेटर के बारे में। अब पूछा क्या जा रहा है, विद्युत मोटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अच्छा, विद्युत जनरेटर सर क्या कर रहा था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ इसका ऑपोजिट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। तो बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पे, जब जनरेटर क्या कर रहा है, तो जनरेटर क्या कर रहा है, या डायनेमो क्या कर रहा है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो कह दीजिए या जनरेटर कह दीजिए, यह परिवर्तित करता है। लेकिन आपसे यदि मोटर पूछा जाए तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसलिए जनरेटर, डायनेमो और विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों को याद रखिएगा, बस उसको अपोजिट कर देना है। जैसे जनरेटर या डायनेमो क्या कर रहा था, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन यहाँ पे मोटर कार्य क्या कर रहा है, मोटर कर रहा है क्या, तो मोटर कार्य कर रहा है क्या, तो ये ये क्या कर रहा है बच्चों, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। और जनरेटर क्या कर रहा था, जनरेटर क्या कर रहा था आपको, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार। विद्युत इस्त्री में किसका, तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग कहा जाता है। विद्युत इस्त्री में किसका प्रयोग कहा जाता है, इसी को आप तो प्रेस कहते हैं, कपड़ा पे जो आयरन करते हैं, प्रेस जो करते हैं बच्चों, उसमें जो है ना प्रयोग किया जाता है किसका, नाइक्रोम का। अच्छा, नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए सीधा, हम जो है ना, देखिए कोई भी प्रश्न आए उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनता है, जो भी प्रश्न आए उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनता है, उस सारे प्रश्न को क्या करना है, आपको कवर करना है। सारे प्रश्न को क्या करना है, कवर करना है। तो सारे प्रश्न को कवर करना है, तो आपने अभी क्या सीखा, आपने सीखा कि प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रेस में नाइक्रोम तार का। तो आपने ये सीखा, आप जो जब कपड़ा पर प्रेस करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाला जो होता है उसमें नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा नाइक्रोम के बारे में जानते हैं कि नाइक्रोम है क्या। नाइक्रोम बच्चों ये मिश्रण है, किसका मिश्रण, तो निकेल और क्रोमियम का। ये जो है ना, ये किसका मिश्रण है, निकेल और क्रोमियम का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। तो नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो निकेल प्लस क्रोमियम इक्वल टू क्या बन जाएगा, नाइक्रोम। क्रोमियम प्लस निकेल इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा नाइक्रोम।
उपयोग होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस्त्री की निचली सतह गर्म हो जाती है जो कपड़े को प्रेस करने हेतु। यही कारण है, देखिए उसमें जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं ना तो सतह जो होता है, आयरन करने वाला सतह होता है, वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। क्या होता है? उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है, इसलिए जो है ना नीचे वाले जो सतह होता है वो गर्म हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा। किस क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा सर, हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है सर, इंग्लिश में थोड़ा बता दीजिए। तो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा को एसी, ठीक है। तकारा की ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण, इसमें आवृत्ति परिवर्तन का बिना शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या करता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए, मतलब एसी के लिए, अल्टरनेटिव करंट के लिए। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, ये भी मैं आपके फिजिक्स में जो नोट्स मिला है उसमें आप देखना, उसमें मिलेगा आपको। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब अचानक गिर गया तो बच्चा आंधी आएगा। यदि बैरोमीटर का हम इसके लिए सॉरी चाहेंगे क्योंकि जो ना रोड के बगल में मेरा रूम है तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी वगैरह पूरे नाइट चलता है, भर दिन चलते रहता है, तो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होगा, क्षमा चाहिए उसके लिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बचा के समझिए इसको, बैरोमीटर अचानक गिर गया, तो बैरोमीटर अचानक गिरा तो इसका मतलब है वो संकेत कर रहा है कि आंधी आएगा, ठीक है, आंधी आने की संभावना है या झंझावात की संभावना है। बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर गया तो इसका मतलब है कि अब क्या होने वाला है, आंधी आने की संभावना व्यक्त करता है। अचानक गिर गया तो आंधी आने का। वोल्ट मीटर यंत्र का उपयोग डैश मापने की, वोल्ट मापी अभी तुरंत आया था। देखिए कैसे प्रश्न को घुमाता है, पहले सीधा पूछा और फिर उसी को उल्टा के पूछ रहा है। तो बच्चों अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा वादा है, ठीक है। आप मेरी बातों की यकीन कीजिए, ठीक है, मैं आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने के लिए नहीं दूंगा। बस आपका समर्पण चाहिए, आपका त्याग चाहिए, आपकी तप चाहिए, तब होता है बच्चों। ऐसे नहीं हाँ पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, कर लेंगे, ये जो है ना, ये सब बातें जो है ना, बाकी बातें जो बच्चों सब पे लागू नहीं होता है। सारे बच्चा ने कहा जो कर लेंगे ना, कभी वीडियो देख लेंगे, कभी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के यदि माइंड सेटअप रखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा ये कोशिश है आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किस मापने के लिए? विभवांतर मापने के लिए। तो वोल्ट में ऐसे घुमा के इससे पहले प्रश्न पूछा था, विभवांतर को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से, विभवांतर को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से। अब उसी को पलटा दिया कर, वोल्ट मापी से आप क्या मापते हैं, कान ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए, काने पकड़ाता है। तो एक बार यदि आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? देखो तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, ठीक है, लिक्विड पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है तो हाइड्रोमीटर से। किसे मापते हैं हम? विशिष्ट गुरुत्व को मापने का काम करते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। किसे? विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं हम किससे? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से मापने का काम करते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। जब आर्द्रता की बात करें बच्चों तो उसको हम किससे मापते हैं? तो उसको हम मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर। देखो एक आता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रो, तो दोनों में बच्चा कन्फ्यूजन रहता है और ऑप्शन में मिल गया दोनों। अब दिमाग इन काम कर रहा है, ए को मारे या बी को मारे। ए में दे दिया तुमको हाइड्रोमीटर, बी में दे दिया तुमको हाइग्रो। तो मैं अभी क्लियर करता हूँ। जब आपको किसी तरल पदार्थ की बात करें,
और उसकी मेजरमेंट की बात करें, मापने की बात करें, तो हाइड्रोमीटर। देखिए पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निर्माण हुआ किसका, पानी का। तो देखिए आप थोड़ा सा दिमाग को कनेक्ट कीजिए, हाइड्रो जब क्या है ना, तो जिसमें हाइड्रोजन हो, तो जैसे तो तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ में पानी भी आता है, तो इसमें क्या है, तो जो तरल पदार्थ के लिए बात करें, से लिक्विड पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापने की बात करें बच्चों, तो आप मारिएगा हाइड्रोमीटर। और जब आर्द्रता की बात करें, आर्द्रता, तो बच्चों उसमें मारेंगे हाइग्रो। तो वहां पे ड्रो हो रहा था हाइड्रोमीटर, क्यों, पानी था, लिक्विड वाला चीज था, और यहाँ पे क्या, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को मापते हैं किससे, हम तो इससे मापते हैं, क्या आर्द्रता को मापते हैं हमको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो अमीटर से। किसे मापते हैं इसको अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापने का काम करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या करता है, देखिए जैसे भूकंप आया तो उसकी जो है भूकंप किस रेट में है, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से। तो यदि आपको भूकंप किस रेट से आया, उसकी स्पीड क्या था, तो इसके लिए एक यंत्र है बच्चों, जिस भूकंप की तीव्रता किस तीव्रता के साथ आया था, ठीक है, कितना है, तो इसको मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल का, इसका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो आज के बाद आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता, भूकंप कितनी स्पीड से आया, कितना उसकी तीव्रता था, कम था, ज़्यादा था, इसको मापना है, तो इसको मापने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो बच्चों इसको मापने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, रिएक्टर स्केल का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग करना होगा। हाँ, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करना होगा, तो इसका प्रयोग, भूकंप रिएक्टर को मापने के लिए आपको प्रयोग करना होगा रिएक्टर स्केल का। दूध की शुद्धता मापने के लिए, अब दूध में कितना पानी है, इसकी शुद्धता मापने के लिए तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लेक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता हम लोग किसे मापते हैं, तो लेक्टोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता हम लोग किसे मापते हैं, लेक्टोमीटर से। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अग्नि बुझाने के यंत्र देखे होंगे, अग्निशामक जो जैसे कहीं आग लगी तो वहाँ पे आता है ना, आप कॉल करते हैं तो आता है, तो उस वो जो ना उस यंत्र, उसके यंत्र में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे पूछा जाए अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अग्नि बुझाने के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता था। सर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम इसका NHCO3, अच्छा NHCO3 कुछ याद आ रहा है बच्चों आपको, खाने वाला सोडा, और उसी को क्या कहा जाता था बताइए, तो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, एक होता था वॉशिंग सोडा। तो देखिए NaHCO3, तो इसी का सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा का ही प्रयोग किया जाता है अग्नि बुझाने वाले यंत्र में। खाने वाले सोडा का ही प्रयोग किया जाता है अग्नि बुझाने वाले यंत्र में। फेदोमीटर क्या मापता है, फेदोमीटर से बच्चों समुद्र की गहराई को मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को हम लोग मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापने का कार्य करते हैं। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। देखो पेस में गति प्रेरक एक ऐसा छोटा उपकरण जो मापन हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है। ये जो है ना पेस मेकर, जब जाए बात आए पेस मेकर तो यह जन किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है।
पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है बच्चों? हृदय से संबंधित। दीप्ति मापी, दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रोशनी की तीव्रता, रोशनी की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग दीप्ति मापी का प्रयोग करते हैं। दीप्ति मापी का प्रयोग हम लोग रोशनी की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। दीप्ति मापी का प्रयोग हम लोग रोशनी की तीव्रता को मापने के लिए, यदि कोई प्रकाश का आपने बल्ब जलाया तो उसकी रोशनी की तीव्रता क्या है, इसको मापने के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा? आपको दीप्ति मापी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए? फिर आया रिएक्टर, देखिए घुमाता कैसे है, ठीक है। मैं यकीन दिलाता हूँ आप सिर्फ पेशेंस रखिए और मैं जितना कहता हूँ ऐसे आप पढ़ाई कीजिए। आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे बच्चों, आपका जो चैप्टर में कवर करवाऊंगा, जो सब्जेक्ट में कवर करवाऊंगा, एक भी आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए अभी रिएक्टर की बात किया था ना मैंने, इससे पहले क्या पूछा था? तो बच्चों ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया। मैं एक भी प्रश्न आपको ऐसे नहीं करवा रहा हूँ जो अब तक पूछा नहीं गया हो। तो अभी क्या पूछा गया? तो भूकंप, मैंने अभी जस्ट बताया था, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मैंने बताया था रिएक्टर स्केल का। अब घुमा के पीछे दिया, रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने कल की ही क्लास में मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बच्चों द्रव और गैस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी तरल पदार्थ पर लागू होता है। तरल पदार्थ वे पदार्थ जो प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए गैस भी तरल पदार्थ है। इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत गैस पर लागू किया जा सकता है। अब बहुत बच्चे के दिमाग में होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत सिर्फ जो है ना द्रव पे लिक्विड पदार्थों के लिए लागू किया जा सकता है। नहीं, ये जो है ना केवल गैस पे भी नहीं, यह जो है केवल द्रव और गैस दोनों पे लागू किया जा सकता है। ये उपकरण वाला टॉपिक खत्म होता है। देखिए मैं आपको जो है ना टॉपिक वाइज खत्म कर रहा हूँ। जैसे इससे पहले मैंने इकाई टॉपिक के बारे में बताया, छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद मैंने उपकरण को कवर किया। अब मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ यांत्रिकी की। ये भी छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक से ही तो चैप्टर बनता है। मैं उसी को कवर करवा रहा हूँ और ऐसे टॉपिक करवा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। तो यांत्रिकी, अब जो टॉपिक आपका यांत्रिकी, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उससे का संवेग क्या हो जाता है? देखिए याद रखिएगा, जब किसी पिंड का गति दोगुना कीजिएगा, जब किसी पिंड का गति दोगुना हो रहा है तो उसका संवेग भी दोगुना होगा। फिर से दिमाग में बैठाइए, किसी पिंड का गति दोगुना हो रहा है, किसी पिंड का गति दोगुना हो रहा है तो बच्चों उसका संवेग भी क्या होगा? दोगुना होगा। उसका संवेग भी क्या होगा? दोगुना होगा। यदि किसी पिंड की गति दोगुना हो रहा है तो उसका संवेग भी क्या होगा? दोगुना होगा। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? किस नियम के चलते? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिएगा तो आप कभी नहीं ऐसे प्रश्न को गलती कीजिए। कहा रहा है कि आप बस में चढ़े हुए हैं, ठीक है। आपने बस पे चढ़ा और आपको मान लीजिए कि यहाँ से आपको जाना है क्या? रेलवे स्टेशन जाना है। आपने बस पकड़ा, बस पे चढ़ा और बस अचानक रुक गया। बच्चों जैसे ही बस अचानक रुका और आप आगे की ओर क्या गए? झुक गए। तो कह रहा है कि बताइए आप आगे की ओर जो झुके तो ये न्यूटन्स का कौन से गति का नियम का पालन करता है? तो न्यूटन्स के प्रथम गति का नियम का पालन करता है। आप बस पे चढ़े और बस अचानक रुकता है और आप आगे की ओर क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बताइए न्यूटन्स के कौन से गति का नियम का ये पालन करता है? तो ये न्यूटन्स के प्रथम नियम का पालन करता है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पे
परे एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित है? देखिए कह रहा है कि गोली टकराती है, सबसे पहले गोली चलाया गया तब तो गोली टकराया। जैसे मान ले किसी ने क्या किया, गोली चलाया तो गोली, निकली हुई गोली जाके टकराती है और टकराने के बाद एक मेज पे कोई ठोस ब्लॉक रखा था और उसमें जाके क्या हो जाती है, धंस जाती है। तो कह रहा है कि ये जो गोली चला और गोली जो निकला वो किसी मेज पे कुछ ब्लॉक वस्तु रखा हो तो उसमें जाके धंस गया। तो बताइए कौन सा यहाँ पे कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित है? तो बच्चों यहाँ पे संवेग सुरक्षित है, क्योंकि गोली चली, जाके गोली निकली और जाके जो है किसी मेज पे कोई वस्तु रखा तो उसमें जाके धंस गया। तो वहाँ पे कौन सी भौतिक राशि संरक्षित है, सुरक्षित है? तो बच्चों वहाँ पे संवेग सुरक्षित है। कह रहा है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार समझ लीजिएगा, जिंदगी में आपको जनक काम आएगा। कह रहे कोई ड्राइवर है, वो अपने गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ा रहा है और जिस गाड़ी को चढ़ा रहा है, कह रहा है कि उस ड्राइवर जो है ना गियर का अनुपात क्या रखता है? तो बच्चों 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है, क्योंकि ऊंचाई पे क्या किया जा रहा है, ड्राइवर उस वाहन को, उस गाड़ी को ऊंचाई पे चढ़ाया जा रहा है। यदि 1 से नीचे गियर को रखेगा, 1 से नीचे रखेगा तो खतरा का संकेत होगा, खतरा हो सकता है। इसलिए ड्राइवर जब ऊंचाई पे गाड़ी को चढ़ाता है या पहाड़ पे चढ़ाता है या कोई बहुत ऊंचाई उस पे गाड़ी को चढ़ाता है तो अपने गियर का जो अनुपात रखता है 1 या 1 से अधिक, 1 से कम नहीं। आपके ऑप्शन में 1 से कम भी रखेगा तो पूछेगा कोई ड्राइवर अपने गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ा रहा है तो गियर का अनुपात क्या रखेगा? तो गियर का अनुपात रखेगा 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। उससे यदि 1 से कम अनुपात में गियर को रखेगा तो दुर्घटना की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार समझ रहे हैं ना, वृत्त के जैसे जो ना क्या, तो कह रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा? तो क्या होता है, तो उसका चर त्वरण होता है। उसका क्या होता है? चर त्वरण होता है। डैश काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। संवेग की प्रवाह, संवेग की प्रवाह काम की वो मात्रा है, संवेग की प्रवाह काम की वो मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। कह रहे एक कार है और भरी हुई एक ट्रक है, दोनों एक इक्वल स्पीड से चल रहा है, समान गति से चल रहा है। आपने समझा? जैसे या तो बोलिए ऐसे तो ओवरटेक कर रहा है एक दूसरे को, जो है वो भी चाह रहा है कि और एक ऐसा समय कि दोनों की जो है ना समान गति हो गया। किसका? एक कार का और ट्रक का। तो कह रहे कार का और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा, ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। देखो ट्रक की तुलना में कार जो है ना गतिज ऊर्जा क्या करेगी? कम धारण करेगी। अच्छा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाफ mv²। क्या होता है उसका फॉर्मूला? क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ये भी पूछा जाता है बच्चों, और इस पे जो है ना न्यूमेरिक जैसे क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन जो होता है वो भी पूछा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अच्छा, यहाँ पूछा गया कि बताइए कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन का कौन सा नियम था? न्यूटन का जब रॉकेट की बात करें, प्रणोदन की बात करें तो ये न्यूटन के तीसरा नियम, तृतीय नियम का क्या करता है? तृतीय नियम का क्या करता है बच्चों? ये तृतीय नियम का क्या करता है? पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, न्यूटन के पहले सिद्धांत किसको? जड़त्व के सिद्धांत को डिफाइन करता है। ये तो नोट आप अभी तुरंत जो है ना, जैसे आप जो है ये क्या कहते हैं वीडियो देखिएगा, तुरंत आप जो है ना अपना नोट्स निकालिएगा। देखिए लिखा होगा न्यूटन के पहले
पहले नियम डिफाइन करता है किसके, जड़त्व के सिद्धांत को, किसके, जड़त्व के सिद्धांत को। जेट इंजन का कार्य संचालन, जेट इंजन किसका बात कर रहे हैं, तो वो जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जेट इंजन जो है बच्चों, जेट इंजन जो है ये रेखीय संवेग पे कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग सिद्धांत पे कार्य करने का काम करता है। जेट इंजन जो है किस पे, रेखीय संवेग के सिद्धांत पे कार्य करता है। स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान से संबंधित विराम की स्थिति। देखिए इस स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स की बात करें तो विराम की स्थिति को इससे रिलेटेड होता है। स्थिति विज्ञान किससे रिलेटेड है, तो विराम की स्थिति से। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स किससे रिलेटेड है, तो ये विराम की स्थिति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग क्या कर दिया जाए, किसी वस्तु का वेलोसिटी 3 गुना बढ़ा दिया जाए। किसी मान लीजिए वस्तु, और इस वस्तु का जो है वेलोसिटी जो है बच्चों हम 3 गुना बढ़ा दिए, तो कह रहा है कि बताइए इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा। याद रखिएगा किसी भी वस्तु का जब आप वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा 9 गुना हो जाएगा। उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यदि हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में समझा देते हैं, तो हिंदी वाली बात करते हैं, हिंदी बच्चे जो बच्चे हिंदी में कर सर हिंदी में समझाइए। तो देखिए यदि ये वस्तु है और इस वस्तु का आप वेग, बात को समझिएगा, वेग क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, मतलब इसको जो 3 गुना वेग से आप फेंक रहे हैं, तो कह रहा है कि बताइए जब इसका वेग कर दिए 3 गुना तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा बताइए, तो गतिज उसका 9 गुना हो जाए, क्योंकि आपने क्या किया, वेलोसिटी आपने क्या किया, वेलोसिटी आपने इसको 3 गुना कर दिया, तो इसका जो है ना काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका 9 गुना हो जाएगा। आपने इसका वेलोसिटी तो बढ़ाया, इसका आपने क्या किया, इसका वेलोसिटी बढ़ाया, आपने वेलोसिटी कितना बढ़ा दिया, वेलोसिटी 3 गुना किया, तो वेलोसिटी जब हम 3 गुना किए सर, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वेलोसिटी 3 गुना, वेलोसिटी को आपने क्या है 3 गुना बढ़ा दिया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इसका क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कोई वस्तु, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा देखिए यहाँ पर अभी मैं तुरंत आपको बताया था, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता, पूछ भी लिया, कब पूछा पता, 2017 में। कह रहा कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सी है, था काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बताइए, क्या होता है, के बराबर mv²। फ्री में 1 नंबर मिल रहा है ना आपको, इसलिए कहा तो मैं यकीन कीजिए, जो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उस पर यकीन कीजिए और जो है ना विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए, आपकी सफलता आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जब पढ़ा रहा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो अभी ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रहा था, वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो गया। अब इससे पहले भी मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 12 mv², या गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। जैसे आपको दिमाग में रखना है बाबू वैसे रखो, चाहे हिंदी में रखना है इंग्लिश में रखना, मैं दोनों में रिपीट करता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 किलोमीटर वेग का अर्थ है, अच्छा ऐसे प्रश्न ये जो क्या आपके न्यूमेरिकल हम बताएंगे। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले जब गंगा जो अपनी उफान पे थी और नेपाल ने क्या किया था, वहाँ पे बहुत सारे बांध को खोल दिया था, बहुत सारे फाटकों को खोल दिया था। तो कह रहा है कि बांध के जल, वहाँ जो नेपाल में जो बांध है, अच्छा आपको पता होना चाहिए जब नेपाल जब पानी बांध खोलता है तो बिहार अपना क्या होता है, क्षतिग्रस्त होता है, बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, बहुत सारा ऐसा जिला है ग्रसित हो जाता है। अब देखिए ये जो ना रिलेट कीजिए, मान लीजिए कि हम गए घूमने के लिए कहाँ, नेपाल को हम नेपाल में जो बांध है वहाँ पे हम खड़ा होकर देख रहे हैं बांध को, तो वहाँ बांध को जब देख रहे हैं तो वहाँ तो पानी है, वो जो बांध किसको रोक रहा है, पानी को तो रोका हुआ है। तो अब वहाँ पे आप दिमाग लगाए कि ये बांध जो इस पानी को रोका हुआ है, यहाँ पे कौन सा ऊर्जा संग्रहित है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा संग्रहित, क्योंकि बांध कर क्या रहा है बच्चों, बांध पानी को रोके हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। करे बांध का जो पानी है वो किस ऊर्जा से संग्रहित है, तो बोलेंगे वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से सर वो संग्रहित है। दूध से मक्खन कैसे अलग किया जाता है, तो अपकेंद्रीय
विधि द्वारा, अपकेंद्रीकरण के द्वारा हम दूध से मक्खन, जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं तो देखिए आजकल के तो बहुत सारे मशीन भी आ गया। पहले मम्मी लोग जो निकालती थी तो उसको क्या कहा जाता है कि बर्तन में देख के एक लकड़ी को हुआ करते तो उससे ऐसे करके क्या करती थी, मोहती थी और उसके माध्यम से निकालती, तो उसको कहा जाता है अपकेंद्रीकरण। क्या कहा जाता है? दूध से मक्खन निकालना तो अपकेंद्रीकरण, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीकरण, दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्र है, अपकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? अपकेंद्रीकरण। अब जो आपका चैप्टर चालू होने जा रहा है प्रकाशिकी, ठीक है, ये यांत्रिकी आपका खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी ये देखिए कहाँ से चालू हो जाता है। देखिए जितने भी एग्जाम है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी की ही बात करते हैं, सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बच्चों 6 क्लास से लेकर 12th क्लास का सिलेबस होता है। जो अब देखिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है, जो डीएम बनना चाहता है मतलब बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, तो उसको भी 6 क्लास से ही पढ़ना पड़ता है। 6 क्लास के सिलेबस, 6 क्लास से 12th तक के सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको जो सब्जेक्ट जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, अब बिल्कुल मैं 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का इसमें प्रश्न इन्वॉल्व है, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे, बेसिक हो या हाई लेवल का हो, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्रकाश की बात करते थे, देखिए प्रकाश चैप्टर 8 क्लास से ही चालू हो जाता है, 8 में भी पढ़ना होता है, 9th में पढ़ना है, 10th में तो पढ़ना ही, बहुत अच्छा से चैप्टर दिया है, फिर जाके आपको 12th में पढ़ना है। तो क्यों नहीं चैप्टर को इतने निम्न लेवल से, बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाए हम उसको क्या कर ले, कवर कर ले, जो भी प्रश्न पूछा जाए कवर कर ले। इसलिए जो ना आप इसकी टेंशन ना ले, जो चैप्टर आएगा उससे जितना बेसिक से बेसिक प्रश्न बनेगा मैं बताने की कोशिश करूँगा, और जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न रिलेटेड जितना भी बेसिक बातें होगा, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेगा मैं सारे बताने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर, किस दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? तो 2f के बराबर होगी। क्या होगी? 2f के बराबर। ये प्रश्न और अच्छा से समझ में आता है बच्चों जब मैं बोर्ड पे इसको डायग्राम बना के बताने का काम करता है। तो थोड़ा सा ये अभी तो आपको पता है, यहाँ पे मैं क्लास से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो जब मैं क्लास विजिट करूँगा तो वहाँ पे मैं आप लोग याद दिलवा देना, सर इस तरह के प्रश्न बताइए, तो मैं डायग्राम बना के बता दूँगा। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल। ये जरा दृष्टि, देखिए दृष्टि दोष जो होता है बच्चों मुख्य रूप से 3 होता है, मुख्य रूप से 4 होता है, लेकिन हम लोग 3 ज़्यादातर पढ़ते हैं, हम लोग के सिलेबस में ज़्यादातर 3 होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, एक और होता है दोस्तों उसको कहा जाता है दृष्टि दोष, दृष्टि ऐसे करके कुछ है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 पढ़ते हैं, एक और है तो उसको भी पढ़ लेंगे अच्छा से। लेकिन यहाँ पे बात किया जरा दृष्टि। सर ये जरा दृष्टि होता क्या है बताइए? बच्चों जरा दृष्टि बूढ़ों लोगों में होता है, जिसका एज ज़्यादा हो गया है, 60 से अबव हो गया, जैसे दादा लोग हो गए, नाना लोग हो गए, नानी लोग हो गई, तो इन लोग को ये जरा दृष्टि दोष होता है। सर इस दोष में होता क्या, जरा ये बता दीजिए। तो बच्चों इस दोष में व्यक्ति को न दूर की वस्तु सही सही दिखता है और न ही निकट की वस्तु दूर साफ साफ दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर कहता है कि इसको क्या हो गया, जरा दृष्टि हो गया। तो बच्चों अब इसका जब जरा दृष्टि हो गया तो आपने क्या समझा? जरा दृष्टि में ना ही नज़दीक का ठीक से दिखता है, ना ही दूर का दिखता है, धुंधला दिखता है। तो इसका मतलब है उसको कौन सा बीमारी हो गया आँख में? तो उसको आँख में जरा दृष्टि हो गया। सर जरा दृष्टि हो गया तो इसका उपचार क्या हो सकता है? तो बच्चों डॉक्टर ऐसे पेशेंट को, ऐसे व्यक्तियों को चश्मा में लगाया जाता है बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग होगा? उसको बाईफोकल लेंस का प्रयोग करके उसको चश्मा दिया जाता है, तब जाके उसको ये जो धुंधलापन दिखता है वो क्या हो जाता है,
ठीक हो जाता है। ये धुंधलापन जो दिखता है वो क्या होता है, ठीक होता है। तो देखे होंगे जो दादा लोग काला चश्मा दे के बड़ा सा जो है ना बेचारे को बैठा दिया जाता है, तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है ना बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखता है। तो आकाश का रंग नीला दिखना बच्चों प्रकीर्णन के कारण, आकाश का रंग नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल उपस्थित धूल कण सूक्ष्म कण द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। तो कहेंगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। देखो मोटर और कारों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, जब हम बात करें यहाँ पे तो किस लेंस की प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों की जब हेडलाइट की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो इस हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसकी अवतल दर्पण की बात करें, दर्पण प्रकाश की फोकस्ड बीमा प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रकाश की गति की अधिकतम होती है, अधिकतम प्रकाश की गति की बात करें अधिकतम कितना, इसकी यदि हम क्या करते हैं स्पीड की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कि इसका स्पीड किस में अधिकतम होता है, मैक्सिमम किस में होता है, तो ये वाटर में होता है। किस में होता है, वाटर में होता है। अभी पूछ दिया जाए कितना होता है, तो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगा, तो अधिकतम किस में होगा, पानी में होगा। अधिकतम किस में होगा, पानी में। समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। भी आपने देखा क्या, आकाश का नीलापन किसके, प्रकीर्णन के कारण। तो समुद्र का नीलापन भी किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होगा। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में क्या होता है, इसकी प्रकीर्णन क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है, तो बच्चों ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन। कार्य प्रतिबिंब किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है, तो ये अपवर्तन कहलाता है। अब नेत्र की बात करते हैं। मानव नेत्र की रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है, देखो असली भी बोल सकते हैं इसको, उल्टा या वास्तविक और उल्टा बोलिए इसको। मानव नेत्र की रेटिना की जब बात करते हैं, मानव नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, रियल और क्या होता है, अपोजिट, वास्तविक और उल्टा बनता है। और इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं असली और उल्टा। कैसे बात को वर्ड को घुमा के पूछे आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जवाब दे सकते हैं। जब मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र के रेटिना की बात करें तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कहे कि मानव नेत्र के रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग की तरंग। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, रेड कलर का। इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है किसका, बैगनी का। किस रंग का होता है, बैगनी का। अच्छा, इसका यदि पूछा जाए कितना, लगभग 380 से लेकर 450 तक होता है। 380 से लेकर 450 तक इसका एक रेंज होता है। तो यदि आपसे अधिकतम वाला पूछा जाए तो आप किसको रेड को मारोगे, क्या वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी, तो रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी, तो आपका बैगनी हो जाएगा। एक रोगी के शरीर में अंदर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे नाक की हो गया, कान का हो गया, जो इंटरनल हमारे बॉडी के अंतर्भाग में कोई तरह की इन्फेक्टेड हुआ है इस चीज़ को, या घाव वगैरह हुआ है, तो डॉक्टर इसको प्रयोग करता है, डॉक्टर इसका जांच के देखने का प्रयोग करता है किसका, प्रकाशीय तंतु का। किसका, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया है। अच्छा, इसका जो एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसको एंडोस्कोप, उसमें भी तो प्रकाश, एंडोस्कोप में भी किसका, प्रकाशीय तंतु का, ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है। एंडोस्कोप में भी ऑप्टिकल फाइबर का ही तो प्रयोग किया जाता है। किसमें, एंडोस्कोप में। एंडोस्कोप मतलब एंडोस्कोप में पूछा जाए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी होता है क्या, प्रकाशीय तंतु। ठीक है, प्रकाशीय तंतु, जिसको हम ऐसे याद रखिएगा,
एंडोस्कोप। एंडोस्कोप में किस उपकरण का प्रयोग किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता हुआ क्या है? तो देखिए, वस्तु की अपेक्षा जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तुलना में उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसका जो इमेज बन रहा है, उससे क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। समझिए, मतलब यदि ये वस्तु है, इस वस्तु का मतलब ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है, तो कह रहा है किस दर्पण? तो अवतल दर्पण पे। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ा किस दर्पण पे? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो आप किसको टिक करेंगे? तो वस्तु से बड़ा बनता है किस तो अवतल दर्पण पे। लेजर वह युक्ति है जिसके उत्पन्न होती है संसक्त प्रकाश की किरण पुंज। क्या हो जाएगा? संसक्त प्रकाश की किरण पुंज। लेजर वह युक्ति है, लेजर में जो प्रयोग है ये क्या है? संसक्त प्रकाश की किरण पुंज है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में अंदर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। याद रखिएगा, जब प्रकाश क्या दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी में नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। डैट मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसकी आवृत्ति में, इंग्लिश में बात करें सर इसको, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है प्रकाश, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में जरा सा भी चेंजिंग नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है किससे? अब बताइए। लेंस शक्ति बराबर क्या होता है? 1 ओपन फोकस दूरी या 1 ओपन एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ओपन एफ, 1 ओपन एफ। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंस की शक्ति को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? पी से, तो 1 ओपन, फोकस दूरी को एफ से, तो पी इक्वल टू 1 ओपन एफ हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है, बराबर होता है। परावर्तन कोण के, देखिए ये जो ना इसका परावर्तन कोण के नियम में दो ही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण, तीनों एक ही तल पे होता है। वही तो कहा, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है? आई कोण, आई बराबर कोण आर या आई बराबर आर, ऐसे भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये तो आपने सीखा, मैंने बताया भी है। तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन किसके बराबर हो जाएगा? 10th क्लास का ये में दिया गया है। कारण सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बिल्कुल, बैगनी से ज्यादा तो होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड का। अभी आपका फिजिक्स चलेगा, लंबा है। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया गया है? तो संचार के लिए। देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से यदि बात करें तो मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो संचार के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचारित करने के लिए किया जाता है, लेजर किरणें के लिए। निम्न में से कौन सा किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? तो ऊपर से काला, अंदर से उजला। अच्छा, छाते की बात करें, अम्ब्रेला की बात करें तो आप लोग देखे होंगे क्या, ऊपर से काला रहता है और नीचे से क्या रहता है? उसका कलर जो उजला भी रहता है और डिफरेंट कलर का, तो रंग बहुत सारे कलर का आ गया है। दूरदृष्टि वाली आंख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अपसरित होती है। दूरदृष्टि वाली आंखें में रेटिना के पीछे प्रकाश की किरणें क्या होती है? अपसरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, आंख की पुतली या आईबॉल, आंख की पुतली को ही तो क्या कहते हैं? आईबॉल के संकुचन के कारण, मतलब संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि दोष वाली आंख देख सकती है केवल दूर की वस्तु, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया जा सकता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखो, यदि मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण करने का है, ये पुतली मतलब आईबॉल को नियंत्रण करने का कार्य, आईबॉल को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? परितारिका करता है। कौन काम करता है? परितारिका। परितारिका क्या करता है? तो पुतली के आकार को क्या करता है? पुतली आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। तो मतलब पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है? परितारिका।
पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है? परितरिका करता है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? देखिए प्रकाशीय तंतु आप नोट्स में पेज नंबर 4 या 5 में देखिए, जो मैं फिजिक्स का नोट्स दिया हूँ उसमें लिखवाया हूँ। तो प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। प्रकाशीय तंतु किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पे? देखो जैसे ही पूछा जाए ना आपसे प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पे होता है, प्रकाशीय तंतु जैसे ही पूछे आपसे तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी छड़ और शंकु किसमें मौजूद होते हैं? तो रेटिना में। प्रकाशीय ग्राही कोशिकाएं यानी छड़, देखो यहाँ पे सीधी से प्रकाशग्राही, प्रकाश को क्या करा है? ग्रहण करा। प्रकाशग्राही की बात कर रहा है तो प्रकाशग्राही कोशिका यानी छड़ शंकु किसमें मौजूद है? तो रेटिना पे प्रेजेंट होता है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? बच्चों कांच में जो है ना प्रकाश का वेग सबसे क्या होता है? कम होता है। प्रकाश का जो है ना वेग सबसे कम किस में होता है? कांच में। इसका विशिष्ट अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। तो तुमसे पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो कांच में। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा? तो कांच में। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? देखिए आप लोग जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, देखिए वहाँ पर हर डिपार्टमेंट अलग अलग लिखा हुआ रहता है। तो जैसे मान लीजिए आपको आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आँख से रिलेटेड आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, तो आप किधर जाइएगा? किस डिपार्टमेंट में जाइएगा? तो ऑप्थेल्मोलॉजी किस डिपार्टमेंट में जाइएगा आप? ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या है? सघन है। यदि एक अपवर्तन दर्पण में वस्तु एक अपतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। यदि कह रहा है कि देखिए यहाँ पे अपतल दर्पण है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों की वक्रता केंद्र पर है, तो कह रहा है कि बताइए तो पहले तो वस्तु से समान आकार का, तो वस्तु से क्या होगा? वस्तु का जो आकार होगा वो क्या वहाँ पर समान होगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, इससे पहले भी बताएं। मनुष्य के नेत्र रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? मनुष्य के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो मनुष्य के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आपका प्रकाश चैप्टर खत्म होता है। अब हम जो चालू करने जा रहे हैं वो है ध्वनि, साउंड। अब जो आपका जो चैप्टर चालू होने के लिए जा रहा है ध्वनि, साउंड। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? याद रखिएगा सॉलिड में ध्वनि इसकी जो माध्यम होती है इसमें जो इसकी ज़्यादा कितनी होती है? तो 5950 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 5950 मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा उसकी जल की बात करें, वाटर की बात करते, इसमें कितना होता है? वो 1498 मीटर पर सेकेंड। इसमें कितना हो जाएगा आपको? 1000। देखिए दोनों की स्पीड को याद रखना है आपको। लोहे में ध्वनि की चाल स्पीड हो गया, आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल हो गया, दोनों को याद रखना है। अच्छा वायु में ध्वनि की चाल कहते हैं 346 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न क्या पूछा है? देखिए किस माध्यम में ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है, मतलब साउंड का वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? इंग्लिश में बात करते हैं। साउंड की वेलोसिटी सबसे अधिकतम मैक्सिमम किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में होता है। यदि किस माध्यम में ध्वनि का वेग मतलब साउंड का जो वेलोसिटी अधिकतम होता है तो किस में होता है? ठोस में होता है। तो लोहे में ध्वनि की चाल कितना, देखो कितना अधिक होता है, इसलिए इसका जो ना क्या दिया गया? ठोस में अधिक होता है। लोहा क्या है? ठोस है, और ठोस का जो क्या होता है? ध्वनि की साउंड क्या होता है? ज़्यादा होता है, वेग ज़्यादा होता है। तो इसमें कितना होता है? 5950 मीटर पर सेकेंड। आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल इसमें कितना? 1498 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल कितना? 346 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के लचीलेपन के मापक और साथ ही डेंसिटी घनत्व पर। देखिए जब ध्वनि तरंग की वेग की बात करें ना तो डेंसिटी घनत्व पर भी निर्भर करता है।
अवस्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 से हट। इसको जो अवस्रव की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, अवस्रव की जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम। क्यों? ये आप इसको सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको आप सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज से आवृत्ति वाली ध्वनि को आप श्रव्य तरंग कहा जाए। ये इसे हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। हमारी कान की जो कैपेसिटी होती है, इसकी सुनने की क्षमता इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसका जो लेस देन कितना होता है 20, लेस देन कितना होता है 20, जो हमारी कान इसको आसानी पूर्वक नहीं सुन सकता। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कितना 20,000 तक की बात करते हैं तो ये जो है ना अधिक होती है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को क्या प्राश्रव कहते हैं। इसको क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राश्रव तरंग कहते हैं। प्राश्रव तरंग की गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की स्थिति को जो है क्या करना, उल्टा करने का काम करता है। तो सीधा अवस्रव की बातें करें तो किधर अवस्रव की तो 20,000 से कम हो जाएगा। करें यदि ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व डेंसिटी क्या है, वो है कि मध्य या संबंध है किस पे, यह फॉर्मूला होगा क्या हो, किसी v इक्वल टू √v/μ। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। बच्चों, मानव कान के लिए ये भी पूछा गया है 2018 में। तो ये मानव हमारे लोग का जो मनुष्य का जो कान की जो है ध्वनि की उपयुक्त मतलब जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, हमारे कान के लिए उपयोगी, तो ये 60 डेसिबल होता है। कितना होता है? तो मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, 60 डेसिबल। इससे ज़्यादा जाता है तो हमारे कानों के लिए क्या होता है, घातक होता है। तो हमारे कानों के प्रिय लगता है सुनने में, ठीक है, अच्छा लगता है, प्रियबल होता है कितना, 60 डेसिबल। तो श्रव्य तरंग की बात करें तो श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से लेकर कितना 20,000 हर्ट्ज तक। अब श्रव्य तरंग की बात करें 20 हर्ट्ज से कम। अवश्रव जिसको हमारी कान नहीं सुन सकता है 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। प्राश्रव तरंग की बात करते हैं तो 20,000 से अधिक होता है। प्राश्रव, प्रा मतलब अधिक, प्राश्रव का कितना 20,000 से अधिक। अवस्रव 20,000 से कम। श्रव 20,000 से 20,000 तक, यही इसी को हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं। श्रव्य तरंग को हम लोग ये क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंग संचारित नहीं होती है निर्वात में। निर्वात में जो ध्वनि तरंग जो है क्या होती है, निर्वात में ध्वनि तरंग संचारित नहीं होती है। सबसे अधिक तो सॉलिड में, अभी बताया था मैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई, तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, ओम मीटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन, तब तो आप लोग जो हेडफोन लगा के घूमते रहते हैं, आराम से म्यूजिक सुनते हैं, लगा के एकदम मस्त हो जाते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को किस माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि को विद्युत में, लेकिन लाउड स्पीकर जो होता है, बराबर देखे होंगे मंदिर वगैरह में जो लगा हुआ होता है, खूब बजता है। लाउड स्पीकर क्या करता है बच्चों, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, लेकिन ये माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में। जिस प्रकार अभी मैं पढ़ा रहा था, शुरू में क्या बताया था, क्या कहता है, जनरेटर, डायनेमो और मोटर में, उसी प्रकार यहाँ याद रखना। जिस प्रकार आपको मैंने वहाँ पे समझाया तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ध्वनि क्या, माइक्रोफोन क्या करता है बच्चों, माइक्रोफोन लाउड स्पीकर, दोनों में अंतर समझिए, क्या कौन किस में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है बच्चों, तो लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। इसलिए देखे होंगे जो ना, जैसे ही हम लोग जन बजाते हैं तो दूर दूर तक जो उसका साउंड जाता है, क्यों, वो क्या कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कर रहा है। और उसके अब माइक्रोफोन की बात करते हैं, माइक्रोफोन देखिए क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या कहा जाता है, श्रव्य ऑडिबल ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। जिसको ऑडिबल ध्वनि किसको कहते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। हमारी कान की क्षमता ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक के ध्वनि को हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल से मापने का काम करते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। बहुतों बार पूछा गया है, बहुतों, और यहाँ तक 10th के बोर्ड में भी पूछा जाता है ये सब प्रश्न। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की? अनुदैर्घ्य, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, दोनों में कन्फ्यूजन करता है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। जब बात करें आपको ध्वनि की बात, साउंड वेव की बात करें, तो साउंड वेव की बात करें तो आपको टिक करना किसको? अनुदैर्घ्य तरंग या अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग को, अनुप्रस्थ को नहीं। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। देखो, वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में, मतलब वायु के दाब से व एयर के प्रेशर से, एयर के प्रेशर ध्वनि के गति को कोई भी मतलब न कोई भी परिवर्तन नहीं होता, दिमाग में रखिएगा। जैसे वायु के प्रेशर से, ठीक है, ध्वनि की गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से समझिए, मतलब वायु के प्रेशर से ध्वनि के गति में, मतलब ध्वनि के गति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण इसमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा जो है ना ध्वनि सबसे तेज गति से किस में यात्रा चलता है, किस में प्रवाह करता है? तो बोलेंगे स्टील में। ऐसे भी तो मैंने आपको ये चैप्टर जब शुरू में पढ़ा रहा था क्या बताया था? सबसे अधिक जो है ना क्या कहते हैं, चाल किस में होता है, ध्वनि की चाल किस में होता है? तो मैंने क्या बताया था? ठोस में। तो अब ठोस में पूछा जाए, ठोस में प्रॉपर पूछा जाए किस में, तो बोलेंगे स्टील में। स्टील में इसकी जो है सबसे गति तेज होती है, सबसे, लोहा मत मार दीजिएगा, स्टील होगा। कारण निम्न द्रव्यों, निम्न पदार्थों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो स्टील में। किसमें करती है? स्टील में। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के लचीलेपन और मापक और स्थल की घनत्व। ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाकर, एक घड़ी है वो पेंडुलम कर रही है, पेंडुलम वो दोलन करने वाली घड़ी, सीधी से पेंडुलम से दोलन करने वाली जो घड़ी होती है, देखे होंगे बहुत सारी इस तरह के, जो ना क्या करती है, दोलन करती रहती है। कर उसको पृथ्वी से लेकर कहाँ चल जाइए? चंद्रमा पे। कहाँ लेके चल जाइए? पृथ्वी से उठा के कहाँ पे लेके चल जाइए? उसको चंद्रमा पे लेके चल जाइए। जब उसको चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो कह रहा है कि घड़ी में कुछ परिवर्तन होगा। जब दोलन करने वाले घड़ी को आप पृथ्वी पर से चंद्रमा पे ले जाइएगा तो वह घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। वह घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, कह रहा है कि प्रकाश जो है तरंग पहले वायु से किस में प्रवेश किया? कांच में। मान लीजिए ये यहाँ पे एयर फैला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एयर फैला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एयर फैला हुआ है, और ये हो गया मान लीजिए कांच, मैंने यहाँ पे कांच लगा, तो यहाँ पे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश यहाँ से जो जा रहा है तो पहले एयर माध्यम, विरल माध्यम में, और प्रकाश गमन कर रहा है, और किस में प्रवेश किया? कांच में। किस में प्रवेश किया? तो कांच में, सॉरी, किस में प्रवेश किया? तो कांच में। कांच में प्रवेश किया तो कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में होकर गुजरती है, कांच से होकर गुजरती, तब कौन सा परिवर्तित होता है? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसके वेवलेंथ और वेलोसिटी में प्रभाव पड़ता है। तो उस किस पे प्रभाव करता है? तो तरंग दैर्घ्य और वेग पे प्रभाव पड़ता है। अब आपका ये भी साउंड भी तो अभी खत्म हो गया। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा। मुख्य रूप से रखिए तो ये जो 8th क्लास में भी विद्युत धारा चैप्टर छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी, 12th में भी पढ़ना है। तो कह रहा है क्या प्रश्न है आपके, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का, इलेक्ट्रिक वाला जो अलार्म होता है, कौन सा अलार्म? इलेक्ट्रिक वाला जो अलार्म होता है, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो लेक्लांश सेल का। याद रखिए, जब कहीं इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक अलार्म कहाँ लगा हुआ रहता है, जैसे आप लोग देखेंगे जो आते हैं वेल बजाते हैं, आजकल तो हर घर में लगाने लगा है लोग, ठीक है। पहले स्कूल वगैरह में लगा करता था, ऑफिस वगैरह बराबर कंपनी वगैरह में लगा करता था, अब तो आदमी घर में भी लगाता है।
तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक अलार्म, तो उसमें कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक अलार्म में लेक्लांस सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका सेल क्या है? लेक्लांस सेल का। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन। हम एक तार को दूसरे तार से जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन कहते हैं। कह रहा है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। जब हम एक तार को दूसरे तार से जोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। कह रहे एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता कार्य करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। एमसीबी आजकल सब लगाते हैं। एमसीबी मुख्य रूप से जो बात करते हैं तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पे किस पे कार्य करते हैं? धारा के चुंबकीय प्रभाव। किस पे? धारा के चुंबकीय। एमसीबी किस पे आधारित है? किस पे कार्य करती है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करने का काम करती है। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब उसकी न्यूनतम डिस्टेंस कितनी हो? उसकी न्यूनतम डिस्टेंस की बात करते हैं इतना हो, इसकी 17 मीटर होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि यदि प्रतिध्वनि तभी सुनाई प्रतिध्वनि तभी आपको सुनाई देती है जब उसकी डिस्टेंस जो होती है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 17 मीटर, 17 मीटर होती है, तब वही प्रतिध्वनि हम लोग सुन सकते हैं। एम्पीयर किसकी इकाई? तो विद्युत धारा की। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, देखिए कोई वस्तु है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो ना वेट की बात करें, उस ऑब्जेक्ट का वेट की बात करें तो इस पृथ्वी पे जो उसका वेट होगा तो कह रहा है कि फिर उसको चंद्रमा पर ले जाने पर उसका वेट क्या होगा? तो 1/6वां भाग होगा। 1/6वां भाग होगा। हिंदी में बोलेंगे 1/6वां भाग। संयंत्र विद्युत पैदा करती है क्या? डायनामो। ये बता ही चुका हूँ मैंने। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सौर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सौर सेल में देखिए तत्व सेल में उपयोग किया जाता है किसका? सिलिकॉन का ही तो प्रयोग किया जाता है। ये पहले भी बताया मैं। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है, अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। जब इसको लो टेम्परेचर पर क्या किया जाए? उसको कोल्ड किया जाए। निम्न टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाए? ठंडा किया जाता है। उसकी पदार्थ की अति चालकता आती है। आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की अति चालकता कब आती है? पदार्थ की अति चालकता कब आती है? तो पदार्थ की अति चालकता तब आती है जब हम उसको क्या कर अति निम्न ताप पर क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल। इलेक्ट्रिक अलार्म में किसका? लेक्लांस सेल का। इलेक्ट्रिक अलार्म में लेक्लांस सेल का। और जो है ना बात किया जाए ना टॉर्च में वगैरह में, इसमें से किसका? शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अति चालक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? यह इलेक्ट्रॉन या परिवहन बिना प्रतिरोध कर सकता है तो कोई उष्मा या ध्वनि का उत्पन्न नहीं होती है। अति चालक वे होते हैं जिनमें, फिर वही बात पूछा है, न्यूनतम ताप, न्यूनतम प्रतिरोध, मिनिमम क्या है? प्रतिरोध होता है। यदि एक विद्युत धारा को ऊर्ध्वाधर रखे तार के होकर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? तार के लंबवत पे। धारा प्रवाह वाले चालक के तारों और किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाह वाले चालक तारों और किस प्रकार का क्षेत्र होता है? चुंबकीय। आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिक्रम बदलते रहते हैं, किसी निश्चित अंतराल के बाद होता है। अब जो है ना आपका छोटा सा टॉपिक चालू होने वाला है गुरुत्व। क्या होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण। इसको हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बराबर पूछ दे तो वही होगा 9.8, या उसको जो है स्मॉल जी बराबर पूछ दे तो वही होगा। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जगह आप अच्छे से समझ लीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी एक अलग है, कैपिटल जी यह गुरुत्वीय नियतांक है। स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कैपिटल जी ये गुरुत्वीय नियतांक है। दोनों में अंतर समझिए। स्मॉल जी जो है ये क्या? गुरुत्वाकर्षण है। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कैपिटल जी की जब हम बात करते हैं ये क्या होता है? ये गुरुत्वीय नियतांक होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय नियतांक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक? स्मॉल जी का मान पूछा जा रहा है बच्चों। मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण का मान। गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम कहाँ होगा? तो अंटार्कटिक के कैंप में। कहाँ पे? अंटार्कटिक के कैंप पे। वहाँ पे स्मॉल जी का मान क्या होता है? मैक्स होता है, अधिकतम होता है।
किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 केजी किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट का व्यक्ति का भार कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, समझिए। कोई व्यक्ति लिफ्ट पे चढ़ जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट पे जा रहा है और उस व्यक्ति का वजन कितना है? 80 केजी है और कर 80 केजी और बीच में क्या होता है? अचानक लिफ्ट का तार टूट जाता है। तो कह रहा है कि बताइए उसका भार, तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? 0 होगा। पहले उसका वेट कितना था? 80 केजी, लेकिन अचानक उसमें क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। चेंजिंग हुआ तो उसका उस समय जो उसका जो है ना वेट पूछा जाए तो वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? जिस समय यहाँ पे जिस समय स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप इनिशियल पॉइंट पे जो है ना उसका वेट कितना था? 80 केजी था। और जैसे ही अब की और जैसे ही और बीच में अचानक क्या हो गया? ब्रोकन हो गया, अच्छा बीच में टूट गया। जैसे ही टूटा तो वो जो पृथ्वी पर करा कि जना गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति उस समय जो उसका जो है भार जो है क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? भार 0 होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समय अवधि क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। याद रखिएगा, पेंडुलम को जैसे ही आप चंद्रमा पर ले जाएंगे, कहाँ पे? चंद्रमा पे, तो उसकी जो समय, उसका समय जो है टाइम जो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तुलना में लगभग 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना? 1/6 मैंने बताया तो 1/6 होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। अब बात बढ़ता है कि सर उसका समय बढ़ गया, क्यों? क्योंकि आवर्तकाल बढ़ गया, क्योंकि उससे का आवर्तकाल क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण ऐसा हुआ। पलायन वेग क्या होता है? किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग कितना? 11.2 मीटर पर सेकेंड। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है। एक चिड़िया है और एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटका हुआ है। देखिए बस समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? ये मान लीजिए कि ये पिंजरा है और इसमें ये मान लीजिए कि ये क्या है? एक मान लेते हैं ये क्या है? पिंजरा, और इसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, एक चिड़िया बैठी हुई है। तब कह रहा है कि पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है और ये पिंजरे के अंदर ये क्या कर रही है? उड़ना, ये चिड़िया उड़ना चाह रही है। तो स्प्रिंग की तुला, और ये लटका हुआ किसे? स्प्रिंग से लटका हुआ है। किससे लटका हुआ है? स्प्रिंग से। और इसके अंदर जो चिड़िया बैठी हुई है वो चिड़िया क्या करना चाह रही है? उड़ना चाह रही है। तो स्प्रिंग तुल की माप तो कह रहा है कि स्प्रिंग की माप क्या होगी? पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले से स्प्रिंग की माप जो होगा क्या होगा? कम होगा। क्यों? पहले रेस्ट में था, अब क्या हुआ? जब चिड़िया ये क्या हुआ? अंदर में ही उड़ने लगी तो क्या होने लगी? चेंजिंग हुआ। क्योंकि स्प्रिंग देखे हो ना, जैसे जैसे उसमें जो है ना क्या कहते हैं वेट देंगे या उसमें एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो उसमें क्या होता है? चेंजिंग होता है। अब छोटा सा टॉपिक है बच्चों, चुंबकत्व। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होती है? सुन के दोनों तरफ होती है। एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुरक्षता के लिए सख्त है क्या? अधिक। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कर एक पदार्थ का जल में विलेयता टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो करे क्या होगा? किस में? तो पदार्थ का कौन सा? गैस में। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? तो अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? तो भूकंप की तरंगें ही क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग ही कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंग, अच्छा ध्वनि तरंग के बाद पूछा गया था इससे पहले ध्वनि तरंग, वो भी क्या? अनुदैर्घ्य तरंग ही है। तो कर अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? इसमें से उदाहरण दिया गया तो भूकंप की तरंग क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। एल की लंबाई तनी हुई डोरी से उत्पन्न अपगामी तरंगों की तरंग दैर्घ्य से कितनी होगी? तो 2L/n। क्या होगा इसका? 2L/n। जल तरंगे होती है कैसी? जल तरंग कैसी होती है? जल तरंग जो है ना अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। देखो जब हम बात करते हैं किसकी? जल तरंग की, तो ये दोनों होती है, अनुदैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। अनुदैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष प्राप्त करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है तो किसी किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? तो क्या हो? एक्सरे में।
किस में हो जाएगा ये? एक्सरे में। एक्सरे किरण एक उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। एक्सरे किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल वाहन के लिए किया जाता है? रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये अनुप्रस्थ तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग हम लोग करते हैं किस में? रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन। रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें कोई भी रक्त का क्या फ्लोरेट नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या, अनुप्रस्थ तरंग का। सोलर सेल बने हुए होते हैं, सोलर सेल अर्धचालक का। किसके बने हुए होते हैं? अर्धचालक। निम्न ताप पर किस पिंड किस प्रकार के विकिरण जोड़ता है? तो बी हो जाएगा इसका, लंबी तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं किया जा सकता है? ध्रुवण की बात करें बच्चों तो ध्रुवण जो है ना, हवा में ध्वनि तरंग। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो ये एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य क्रिस्टल के अंतरानिक दूरी को कोटि समान होती है।